नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने इससे पहले हमारे इस वाले वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से हमारे देश में मौजूद संस्कृत और रीजनल भाषाओं में चलने वाली शिक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने बैन करवा दिया था और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू कर भारत पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से भारत में आज चल रही इंग्लिश मीडियम शिक्षा प्रणाली भारत के सारे विद्यार्थियों पर किया जाने वाला एक बहुत बड़ा अन्याय है। जी हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत के कहानियाँ, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को, और उनमें मेंशन सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। तो ब्रिटिशर्स के इस भारत की संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्र में उनका सबसे अहम हथियार था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। साल 1935 से संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस में चलने वाले पाठशालाएं जो लाखों की संख्या में थी, उन पर बैन लगा दिया गया था पूरे भारत में। और उन पाठशालाओं के जो शिक्षक थे वो अगर किसी को सिखाने की कोशिश करते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। और तो और भारतीयों में जो सबसे अमीर इलीट वर्ग के लोग जो थे उनको इंग्लिश सिखाया जाता ब्रिटिशर्स द्वारा, और ब्रिटिश दफ्तरों में अच्छे पोजीशंस में जॉब दिए जाते थे उनको, और ब्रिटिश सरकार उनसे टैक्स भी नहीं वसूलती थी। हालांकि मध्यम और गरीब वर्ग के जो लोग थे, जैसे किसान हो गए या छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, उनसे ब्रिटिश बहुत ज्यादा टैक्स वसूलती थी। इसीलिए धीरे धीरे बाकी वर्गों के लोग सरकारी नौकरियां पाने के लिए ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल्स में भर्ती होने लगे। भारत जब स्वाधीन हुआ तब भारत के पास मौका था खुद को इस परिस्थिति से डीकोलोनाइज कर लेने का, पर ऐसा हुआ नहीं। और स्वाधीनता के आने के बाद भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ही हमेशा बेहतर माना गया, और तो और इंग्लिश को तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना दिया गया इंडिपेंडेंट भारत का। और ऐसा क्यों ना होता, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रणाली को जारी रखना भारत के अमीर टॉप क्लास पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट की बात जो थी। आज इसका नतीजा ये हुआ है कि हम सब आज भी अंग्रेजी भाषा जानने वालों को सुपीरियर समझते हैं, और ज्यादातर कंपनियों में इंग्लिश जाने बगैर काम नहीं दिया जाता, भले वो कैंडिडेट कितना भी होशियार क्यों ना हो। आज 21वीं सदी में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के विद्यार्थियों ने पूरे विश्व भर में ये साबित किया है कि वो कितने ज्यादा होनहार और होशियार है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के विषयों के ग्रेजुएट्स की संख्या देखें तो भारत दूसरे स्थान पर आता है पूरे विश्व में। ऐसा रहते हुए भी कई साल पहले 2009 में भारत को एक बड़ा झटका लगा था। भारत ने पहली बार प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, जिसे पीसा टेस्ट कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये टेस्ट पूरे विश्व भर में कई सारे देशों के बीच एक कंपटीशन के तौर पे कंडक्ट होता है 3 साल में एक बार, जिसमें स्कूल के बच्चे हिस्सा लेते हैं। 2009 में पूरे विश्व भर के 74 देशों ने हिस्सा लिया था इसमें, जिसमें 5 लाख 15 वर्षीय छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। जब रिजल्ट सामने आए तो एशिया के सारे कंट्रीज सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि सारे देशों के रैंकिंग में वो सबसे ऊपर आए थे, और उन्होंने यूरोपीय देश और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था, सिवाय एक देश के, जो था भारत। जी हाँ, भारत का उस 74 देशों के लिस्ट में रैंकिंग आया था 73, मतलब सेकेंड लास्ट रैंक। सिर्फ एक देश को हम लोग मात दे पाए थे, वो था किर्गिस्तान। बहुत ही शर्मनाक बात थी भारत के लिए उस समय। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने भाग लिया था भारत के, उन सबको परीक्षा देते वक्त लैंग्वेज डिफिकल्टी हो गई थी। अब देखिए, 2009 के पीसा टेस्ट में जितने भी देशों ने हिस्सा लिया था, उनमें से अधिकांश देशों ने ये टेस्ट अपने अपने देशों में कंडक्ट करवाए थे, अपने देश के राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा में। जैसे जर्मनी ने जर्मन भाषा में, जापान में जापानीज भाषा में इत्यादि। पर भारत ने इस पीसा टेस्ट को कंडक्ट करवाया था अंग्रेजी भाषा में। अब आप ही सोचिए कि इस टेस्ट में 10वीं कक्षा के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों ने ही हिस्सा लिया था, फिर भी 74 देशों में भारत सेकेंड लास्ट आया। भारत की उस समय इतनी बेइज्जती होने के बावजूद किसी ने भी इस प्रॉब्लम की ओर गौर नहीं किया। भारत ने फिर कभी भी पीसा टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया इसके बाद, ये कहकर कि ये टेस्ट भारतीय स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना है।
अभी सुनने में आया है कि 2021 में होने वाले पीसा टेस्ट में अब भारत के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इतने सालों बाद फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। फिर से इस बार भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही होंगे और अंग्रेजी भाषा में ही टेस्ट करवाई जाएगी। आप जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से बहुतांश लोगों को इस बात का अच्छा खासा अंदाजा होगा कि एक विदेशी भाषा जो हमारे देश में लोकली बोली ही नहीं जाती है, उस भाषा में अच्छी तरीके से बात कर पाना आसान बात बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग क्लासेस की संख्या ही इस बात को बयां करती है। हम भारतीय आज ये समझते ही नहीं है कि इंग्लिश भाषा में शिक्षा ग्रहण करना और इंग्लिश भाषा एज अ लैंग्वेज पढ़ना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आज ऐसे कई माता पिता हैं जिनको खुद को इंग्लिश की बिल्कुल समझ नहीं होती है, पर अपने बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम में ही भर्ती करवाते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे बच्चों पर कितना दबाव पड़ता होगा एक ऐसे भाषा में पढ़ाई करने का जो उसके माँ बाप उसे सिखा ही नहीं सकते। ये बच्चों पर एक तरीके का टॉर्चर है। ब्रिटिशर्स ने जो हमें पट्टी पढ़ाई थी कि अंग्रेजी भाषा सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बेहतर है, उसे हम आज भी मानते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है भाई, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, तो उनमें से तकरीबन सिर्फ 50 देशों में ही इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज है। और विश्व के जितने भी बड़े नॉन इंग्लिश विकसित देश है, जैसे रशिया, जापान, चाइना, इनमें से कोई भी इंग्लिश इस भाषा को इतना महत्व नहीं देता है जितना हम इंडियंस देते हैं। और आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी पढ़े बगैर सक्सेस नहीं मिल सकता है, तो आपको बता दूं कि इस दुनिया में काफी सारे ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी को ज्यादा इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया, फिर भी काफी सक्सेसफुल थे। उनमें से एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। और भारत में इसके सबसे बड़े उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई की और काफी देर से उन्होंने अंग्रेजी सीखी, फिर भी वो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए और भारत के प्रेसिडेंट भी। आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा विकसित देश है क्या इस विश्व भर में जहां स्टूडेंट्स को स्कूल में एडमिशन लेते ही सबसे पहले उनके अपने देश के रीजनल लैंग्वेज ना सिखाकर डायरेक्टली किसी विदेशी भाषा में पढ़ाना चालू करते हैं शिक्षक? ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। आप और मैं, हम में से काफी लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होंगे। हम सब ने ये देखा है और अनुभव किया है कि कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चौथी और पांचवी कक्षा तक पहुंच जाते हैं, पर फिर भी उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करने में दिक्कत होती है। मैथ्स के प्रॉब्लम्स ही देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आसान सा प्रॉब्लम है जो बहुत छोटी उम्र के बच्चों को सॉल्व करने दिया जाता है, नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। एक छोटे बच्चे के लिए कितना आसान होना चाहिए इसे सॉल्व करना, पर अफसोस उस छोटे बच्चे को ना ही आसानी से असेंडिंग इस शब्द का मतलब समझ में आता है और ना ही उस शब्द का ठीक से उच्चार करने आता है। और ये दिक्कत इसीलिए है क्योंकि अंग्रेजी हमारे देश में कभी लोकली बोली ही नहीं जाती है, भले ही वो हमारे घर में हो या सोसाइटी में। इसी तरह कितने बच्चे तो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट छोड़ देते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। हमारे देश के छोटे शहरों में और ग्रामीण भागों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो रीजनल भाषाओं के स्कूल्स में से प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, क्योंकि कोई भी उच्च शिक्षा अगर उनको लेनी हो, हायर एजुकेशन जैसे MBA, इंजीनियरिंग इत्यादि, ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही ली जा सकती है आज हमारे भारत में। इन प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की क्षमता को एक तरीके से दबाया जा रहा है आज, और किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है। बाकी नॉन इंग्लिश देश जैसे जापान, चाइना, जर्मनी, इन देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन उनके देश की ही भाषाओं में दी जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों भारत में हम भारतीय इंग्लिश भाषा को उस तरीके से नहीं सीख सकते हैं बाकी नॉन इंग्लिश देश जैसे सीखते हैं, एक विषय की तरह। आपने अगर हमारा ये वीडियो देखा होगा यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया, तो इसमें आपको हमने बताया था कि भारत में पहले ऐसे समय था जहां संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा दी जाती थी और विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे यहाँ। इमेजिन कीजिए, आज के दौर में IIT, IIM जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज अगर रीजनल भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, मलयालम में अपने कोर्सेज अवेलेबल करवाने लगे, तो देश के सभी छोटे बड़े शहर और ग्रामीण वर्गों के विद्यार्थी जिन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी एजुकेशन ली हो, उन सबको समान अवसर मिलेगा हायर एजुकेशन लेने के लिए।
दोस्तों, अगर डेनमार्क और इजराइल जैसे इतने छोटे साइज वाले देश अगर अपनी जनता को अपने रीजनल भाषाओं में हायर एजुकेशन दे सकते हैं, तो हमारे स्टेट्स तो कितने बड़े हैं साइज में और पॉपुलेशन में, तो हम तो ये जरूर ही कर सकते हैं। और इंग्लिश तो हम साथ ही साथ सीख ही सकते हैं, पर एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। ऐसा करने से ही भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण भागों में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ सच्चा न्याय होगा और वो अपनी पूरी क्षमता पूरी दुनिया के सामने दिखा पाएंगे। आप सब अगर मेरी बात से सहमत हो तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत में इस तरीके का एक रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस देश के सारे विद्यार्थियों को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो टॉपिक्स रिलेटेड एक्सक्लूसिव एक्सटेंडेड जानकारी चाहिए या आने वाले वीडियोस को अर्ली एक्सेस चाहिए या आप आपका नाम हमारे वीडियोस में फीचर होते हुए देखना चाहते हो, तो patreon.com पर जाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें हमारे रिसर्च में हेल्प होगी और हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।